अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट है दैट इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जैसा कि हमने अभी इस सब्जेक्ट के बारे में बात की, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, दैट मीन्स इस सब्जेक्ट में जो ओवरऑल हमारा फोकस है वो पूरी तरीके से एल्गोरिथम के ऊपर रहेगा। कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग करते हैं, कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद उसका एनालाइज करेंगे दैट द रिटर्न एल्गोरिथम इज़ गुड और नॉट। इस सब का एनालिसिस और डिज़ाइनिंग हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस आर द ओवरव्यू फॉर यूनिट नंबर 1। ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, एल्गोरिथमिक क्राइटेरिया, डिजाइनिंग एल्गोरिथम, एनालिसिस, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, असिम्प्टोटिक नोटेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड एंड स्ट्रेशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर रहेगा? एल्गोरिथम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो मेन हमारा यही है कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। इसके जस्ट बाद है हमारे पास डेफिनेशन। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम? सो वी कैन से एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ रूल, एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, an algorithm is a finite sequence of instruction, or we can say an algorithm is finite set of instruction that is followed accomplish a particular task. Okay, इन सबको समराइज करता हुआ अगर आपको कोई भी पूछता है कि किसी भी एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है या हम क्या समझते हैं, तो इसका सीधा आंसर है कि एल्गोरिथम जो है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस सॉल्यूशन को क्रिएट करने से पहले हम किसी भी एल्गोरिथम को नोट डाउन करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम के लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सकें। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कुछ सेट ऑफ इनपुट्स लेती हैं और कुछ आउटपुट जनरेट करती हैं। कोई भी एल्गोरिथम फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस है, यानी हर एल्गोरिथम का एक टर्मिनेशन पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। और इन शॉर्ट कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको लिखा जाता है किसी भी प्रॉब्लम के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए। सो दीज आर द 4 डेफिनेशंस ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दैट मीन्स जब आप कोई भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन की है क्या वो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को सेट कर पा रही है या नहीं कर रही है, जिसमें फर्स्ट है आपका इनपुट। किसी भी एल्गोरिथम में आपकी पहली इंस्ट्रक्शन वही होनी चाहिए जो आपके एल्गोरिथम को कुछ ना कुछ इनपुट यहाँ पर दे रहा हो, कोई इंस्ट्रक्शन। दूसरा है आउटपुट। अगर कोई एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं जिसको आपने इनपुट दिया है तो डेफिनेटली आपके एल्गोरिथम के एंड में हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलना चाहिए। थर्ड वन इज अनएम्बिग्यूस और डिफाइंडनेस। अनएम्बिग्यूस का मतलब ये होता है कि किसी भी एल्गोरिथम में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप लिख रहे हैं, इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी प्रिसाइज। कोई भी एल्गोरिथम में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यानी डबल मीनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए या डुप्लीकेट मीनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। फोर्थ वन इज फाइनाइटनेस। दैट मीन्स कोई भी एल्गोरिथम जो है उसमें हमेशा एक फाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, यानी एक टर्मिनेशन पॉइंट एंड में आपको ज़रूर देना है। कोई भी एल्गोरिथम ऐसी नहीं आप डिज़ाइन करेंगे जो कि एक फाइनाइट टर्म के लिए चलती जाए, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए चलती जाए। फोर्थ वन इज़ इफेक्टिवनेस। कोई भी एल्गोरिथम हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो इफेक्टिव तो होनी चाहिए बट इट शुड बी बेसिक। कोई भी एल्गोरिथम जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा उसे देखे तो वो ना समझ पाए। इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी इफेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम। जब हम किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, या सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है और हमें उसका सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए अगर एक एल्गोरिथम लिखना है तो हमें किन बातों को ध्यान रखना होगा? फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है जिसे हमें सॉल्व करना है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी होगा ताकि हम उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकें। So understanding the problem, it should be the basic part. Second one is ascertain the capability of a computational device. कोई भी एल्गोरिथम किस पर्टिकुलर डिवाइस पे रन हो रहा है या हो सकता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। थर्ड वन इज एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। इट इज़ द मेन पार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एक्चुअली।
बिकॉज कोई भी एल्गोरिथम आप जब लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि हमें कोई भी सॉल्यूशन ना दे। आइदर वो हमारी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे सकती है या तो फिर वो हमारी प्रॉब्लम का एक अप्रॉक्स सॉल्यूशन यानी नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। बट मेक श्योर कोई भी एल्गोरिथम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई मीनिंग ही ना निकल रहा हो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन ऑन द अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथमिक डिज़ाइनिंग टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रॉब्लम। जब कभी भी हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एल्गोरिथमिक डिज़ाइनिंग टेक्निक है। 4 to 5 टेक्निक्स हैं हमारे पास जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रॉब्लम, क्या मेथड पर्टिकुलर है किसी भी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने की, हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये भी हमें देखना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रूविंग एन एल्गोरिथमिक करेक्टनेस। कोई भी एल्गोरिथम आपने लिखी है वो कितने हद तक करेक्ट है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो मतलब अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो कितने हद तक सही है ये भी हमें देखना है। एंड द लास्ट वन इज़ एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम विच इज़ अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के बाद जो आपका मेन टर्म है दैट इज एनालाइजिंग अ एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को आपको एनालाइज करना है उसके बनने के बाद में या उसके लिखने के बाद में कि इट शुड बी इफेक्टिव और नॉट, इट विल बी इफेक्टिव और नॉट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जैसा कि हमने यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ओके, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे पास इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के बाद में जब आप उसे किसी भी कंप्यूटर पे रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, वो जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिथम को जब आप किसी भी कंप्यूटर पे रन करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ टाइम वो कंज्यूम करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ये दो फैक्टर हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब कभी भी हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि मैंने अभी बोला, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं आपके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। इनको दो फैक्टर बताया गया है यहाँ पर, टाइम फैक्टर एंड स्पेस फैक्टर। किसी भी एल्गोरिथम को में जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को रन होने के लिए कुछ टाइम फैक्टर्स हम यहाँ पर लेते हैं। नॉर्मली जो कंपैरिजंस हम किसी भी एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं वो टाइम फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा है स्पेस फैक्टर। The space is measured by counting the maximum memory space required by an algorithm. तो आप time complexity, space complexity, time factor and space factor, these are the common things. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेशन हमें बिल्कुल क्लियर है, किसी भी एल्गोरिथम को किसी भी कंप्यूटर पे रन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई होगा दैट रिप्रेजेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला होता है फिक्स्ड पार्ट और दूसरा है वेरिएबल पार्ट। फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट यानी ऐसे वेरिएबल्स अगर हमारे एल्गोरिथम में यूज़ हुए हैं जिनके की बढ़ने से या कम होने से एल्गोरिथम के साइज़ को अगर कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है या कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड पार्ट और वी कैन से फिक्स्ड वेरिएबल। तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो स्पेस, इसके अलावा वेरिएबल पार्ट यानी ऐसे वेरिएबल जिनके बढ़ने से या कम होने से जो प्रोग्राम की साइज़ है अगर आप उसको कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल पार्ट, और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे उन दोनों का एडिशन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल फॉर्मूला होगा दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिक्स्ड पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट, जो कि हम लास्ट लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज सोली रिप्रेजेंट द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन हमें क्लियर है, टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू complete its execution is known as a time complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तीन चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं जो कि एफिशिएंसी एल्गोरिथम होती हैं, दैट इज़ वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। ठीक,
वर्स्ट केस का मतलब सिंपल यही होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को किसी भी कंप्यूटर पे रन होने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है, इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस एफिशिएंसी। किसी भी एल्गोरिथम को किसी भी कंप्यूटर पे रन होने के लिए जो सबसे मिनिमम टाइम लग रहा है, इट रिप्रेजेंट द बेस्ट केस एफिशिएंसी। एंड किसी भी एल्गोरिथम को किसी भी कंप्यूटर पे रन होने के लिए जो टाइम लग रहा है, अगर वो बिटवीन वर्स्ट केस एंड एवरेज केस है, दैट मीन्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है, तो देन वी कैन से इट्स अ एवरेज केस एफिशिएंसी। सो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, हम उसमें 3 चीज़ें और जोड़ रहे हैं, दैट इज़ वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज़ असिम्प्टोटिक नोटेशन। इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एल्गोरिथमिक टर्म्स में असिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस आप यूज़ करते हैं, उन मैथमेटिकल नोटेशंस को एल्गोरिथमिक के फॉर्म में क्या कहा गया है, असिम्प्टोटिक नोटेशन। और ये असिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं इनको भी हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के लिए, यानी इट्स ऑल रिलेटेड टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के नोटेशंस हैं, आप देख सकते हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। सो फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, जो बिग ओ नोटेशन है, तो आप देख सकते हैं हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिग ओ नोटेशन जो है वो हमेशा यूज़ होते हैं मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वर्स्ट केस, किसी भी एल्गोरिथम के वर्स्ट केस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, बिग ओ नोटेशन, यानी पहला नोटेशन। सेकेंड नोटेशन है आपका ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन यूज़ होता है बेस्ट केस के लिए, आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज कम से कम समय जितना भी लगेगा किसी एल्गोरिथम को या प्रोग्राम को रन होने के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस्ट केस। और बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन नंबर 2, दैट इज ओमेगा नोटेशन। थर्ड वन है हमारे पास थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन मेनली यूज होता है आपके एवरेज केस के लिए, यानी वो टाइम जो कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के बीच में है या इन दोनों का एवरेज है, हम कह सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज केस। और एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन है वो होगा हमारे पास यहाँ पर उसका थीटा नोटेशन। अब इस पूरे नोटेशंस का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे हम इन एल्गोरिथम के थ्रू या इन नोटेशंस के थ्रू हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ये हम कल देखेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ गुड डे।